मेरे से कांटेक्ट करना है या सुमित सर से कांटेक्ट करना है तो उनका डिटेल है। बाकी मैंने लिंक आप लोगों को पिन कर दिया है, आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके चैट बॉक्स में ऑलरेडी पिन्ड है, जिससे कि आपको कोई भी डाउट आता है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फॉर्म फिल करने में, या गेट या नॉन गेट किसी भी तरीके का केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड डाउट हो, वो आप उस ग्रुप में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये लिस्ट है ना। 1984 से ये गेट का एग्जाम होना स्टार्ट हुआ था। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा एक हिस्ट्री आप लोगों को बता दूं मैं। गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग फर्स्ट टाइम जब ऑर्गेनाइज किया गया था वो 1983 में, लेकिन यहां पर तो सर आपने 1984 दिया है बेटा। जब 1983 में ये गेट एक एग्जाम का नाम दिया गया, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उस टाइम के जो मदर आईआईटीज थे वो आईआईटीज और आईआईसी बंगलौर के बीच में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हम लोग एक ऑल ओवर इंडिया का पेपर कराते हैं, और उसमें वो एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम होगा कि अगर हायर डिग्री के लिए कोई आईआईटी के लिए या आईआईसी बंगलौर के लिए एंट्रेंस देना चाहता है तो हम लोग अलग अलग एंट्रेंस ना करा के एक कॉमन एंट्रेंस कराते हैं, और उसके रैंक के अकॉर्डिंग आईआईटी में डिफरेंट डेट्स में हम लोग काउंसलिंग कराएंगे। उस काउंसलिंग में बच्चा पार्टिसिपेट करेगा और वहां से हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा। कुछ ऐसा एक मीटिंग के साथ हमारा ये गेट एक वर्ड नाम दिया गया, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, और 1983 में फर्स्ट टाइम इसको अरेंज किया गया। जब फर्स्ट टाइम इसको अरेंज किया गया तब बेटा हमारा सिर्फ और सिर्फ आईआईसी बंगलौर ना होकर वहां पर बंगलौर, मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे और खड़गपुर एंड कानपुर, ये टोटल 5 आईआईटी और आईआईसी बंगलौर, टोटल 6 इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसको कंडक्ट कराया। जब फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराया तो वो किसी भी आईआईटी या आईआईसी बंगलौर ने इंडिविजुअल पेपर नहीं कंडक्ट किया था, सभी ने मिलकर कंडक्ट किया था। इसलिए 1983 का इस लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि उस 1983 गेट का पेपर फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया गया, जो कि 5 आईआईटी और आईआईसी बंगलौर ने मिलकर कंडक्ट कराया। देन उसके बाद उनको लगा कि नहीं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है और एक एक इंस्टीट्यूट बारी बारी से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। देन उसके बाद उस टाइम पे फिर अगला चांस बंगलौर ने ही लिया। ठीक है, फिर इसके बाद आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर, और फिर इसी तरीके से एक सर्किल, एक सीरीज बना दी गई और उसके बेसिस पे सारे आईआईटीज मिलकर कंडक्ट कराने लगे, 5 आईआईटी और एक आईआईसी बंगलौर। ठीक है, अब आईआईटी रुड़की को भी और आईआईटी गुवाहाटी को भी इंक्लूड किया जाएगा। अब टोटल 7 आईआईटी और आईआईसी बंगलौर, टोटल 8 इंस्टीट्यूट ने मिलकर इस गेट एग्जाम को कंडक्ट कराने स्टार्ट किया, और वो 2009 में फर्स्ट टाइम आईआईटी रुड़की ने पेपर डिजाइन किया, कंडक्ट कराया, फिर आईआईटी गुवाहाटी का चांस, और फिर वही सीरीज कंटिन्यू चलती रही। तो इस तरीके से 2017 में फिर आईआईटी रुड़की और गुवाहाटी ने कराया। 2017 का पेपर गेट केमिकल इंजीनियरिंग का अभी तक की हिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट पेपर था। एक 2015 आईआईटी कानपुर, 2022 आईआईटी खड़गपुर और 2025 आईआईटी रुड़की। इनमें अगर आप कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे, इनमें अगर आप हाईएस्ट मार्क्स का डिस्कशन करेंगे, लगभग सिमिलर है। और नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो 2015 में सबसे कम, देन 2024 में, और देन 2022 में। तो ये 3 पेपर अच्छे लेवल के पेपर थे। इसलिए हम लोग आपको जो असाइनमेंट देते हैं, जो गेट एक्सपेक्टेड सीरीज कराते हैं, उसका बेनिफिट यही होता है क्योंकि कौन से क्वेश्चन आने के चांस हैं वो सारे क्वेश्चन हम कलेक्ट करते हैं, और एज इट इज वही क्वेश्चन जो मैं गेट एक्सपेक्टेड सीरीज में कराता हूं वो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। रैंक लाने के लिए अगर टॉप 1000 रैंक लानी है, ओल्ड आईआईटी पाना है, तो आपको कम से कम 60 प्लस मार्क्स लाने हैं, और अगर टॉप 500 रैंक लानी है तो आपको 70 प्लस मार्क्स लाने हैं, और अगर आपको टॉप 100 रैंक लानी है तो आपको 75 प्लस मार्क्स लाने होंगे। तो आप पहले से मान के चलिए कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस बेसिस पे कर रहे हो, तो ये आपका क्राइटेरिया है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये गेट का जो एग्जाम है, गेट का पेपर आपको क्यों देना है, वो इसलिए देना है क्योंकि गेट के पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आप कोई अदर एग्जाम क्वालिफाई करने लायक हो जाते हो। हम आ जाते हैं यहां से कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और क्या क्या आपके डाउट हो सकते हैं, 1 बाय 1 सारे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले, करेक्ट फॉर्मेट ऑफ योर नेम इन गेट एप्लीकेशन फॉर्म। कैन एनीवन यूज सरनेम फर्स्ट?
ठीक है। जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे होगे, होता क्या है साउथ इंडिया में और मुंबई रीजन में, यहां पर सरनेम को पहले, देन इसके बाद आपका नेम, फिर उसके बाद आपका फादर नेम, इस तरीके से नेम मेंशन किया जाता है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले आपको अपना डिसाइड करना है आपका फर्स्ट नेम क्या है। आपका जो नेम है वो आपका फर्स्ट नेम होता है। तो जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे, आपके मार्कशीट में क्या लिखा है कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आपके मार्कशीट में सरनेम पहले लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नेम है, आप पहले वो अपना नेम भरिए, देन इसके बाद मिडिल नेम में वो सारा कर दीजिए। अगर आपके नेम के बाद जैसे रवि प्रकाश, राम प्रकाश गुप्ता, मान लीजिए कोई बंदा अपना नाम लिखता है रवि प्रकाश राम प्रकाश गुप्ता, तो रवि प्रकाश उसका फर्स्ट नेम होगा, राम प्रकाश हो सकता है उसके फादर के नेम हो, तो वो आपका मिडिल नेम में आ जाएगा, और गुप्ता वो आपका सर नेम होगा, वो यहां जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक स्टूडेंट था रोहित भगत कलवार, AIR 1 इन 2023, मैंने उसका नाम एज ए एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया कि फर्स्ट नेम में क्या आएगा रोहित, मिडिल नेम में क्या आएगा भगत, और सर नेम में क्या आएगा कलवार। तो पहले आप जब भी अपना नाम फिल करिए तो फर्स्ट ये चीज एकदम क्लियर रखिएगा कि फर्स्ट नेम में आपका कभी सरनेम नहीं आएगा। फर्स्ट नेम में आपका जो नेम होगा वो होगा, मिडिल नेम में उसके अलावा जो भी है, फर्स्ट नेम आपका और सरनेम छोड़ के मिडिल नेम में बाकी पूरा भर दीजिए, और सरनेम में फिर आप इस तरह भरिए। फिर आपका नेम कुछ इस तरीके से मेंशन होगा दिस। सर लेकिन मेरी मार्कशीट में तो लिखा है कलवार रोहित भगत, अब मैं क्या करूं सर? आपकी मार्कशीट में जो नेम लिखा है वो नेम आपका इसमें होना चाहिए, वो आगे पीछे होगा तो भी चलेगा। बात समझ में आई? अगर ये आप इस तरीके से भी होता कि सर आपने तो बोला कि रोहित भगत कलवार फिल करो, लेकिन सर मेरी मार्कशीट में लिखा है कलवार रोहित भगत, तो सर क्या गलत हो जाएगा? नहीं गलत होगा। अगर यहां पर जो आपका नेम लिख के आ रहा है वो एज इट इज जरूरी नहीं है, लेकिन जितने लेटर जो भी वर्ड्स लिखे वो आपकी मार्कशीट में जो लिखा होगा वो ऐसा कुछ होना चाहिए। आपकी मार्कशीट में हो सकता है कलवार रोहित भगत लिखा हो, ठीक है, कलवार भगत रोहित लिखा हो, कुछ भी लिखा है चलेगा, लेकिन यहां पर जो भी लेटर जो भी वर्ड्स लिखे हैं वो आपकी मार्कशीट में हो, उतना पूरा का पूरा यहां पर मेंशन हो जाए। तो इस तरीके से मेंशन करिएगा, सरनेम में सरनेम रहे, मिडिल नेम में बाकी पूरा रहे, और फर्स्ट नेम में आपका जो रियल नेम है वो नेम रहे। गॉट इट? अब यहां पर अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, यहां पर आपके सरनेम में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और 40+ स्टूडेंट लाइव हैं और लाइक्स केवल 30, मतलब ये कैसा नाइंसाफी है बेटा? साइट में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसकी नीड नहीं है। चलो, जो ही MT का क्लास नहीं होगा, आप क्या प्राइम स्टूडेंट हो? आई थिंक नो। ठीक है, अभी यहां पर आगे देखो। सेकंड, आपके जितने भी डाउट होंगे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, फिर भी कोई डाउट रहे तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं। I want to use my new name taken after the marriage. I have photo ID with older name. Will my application be rejected? बहुत सारे गर्ल्स होती हैं जिनका शादी से पहले नेम होता है कुमारी समथिंग या कुमारी, मान लीजिए मैं XY कुछ नेम मान लेता हूं, तो कुमारी XYZ देवी, कुमारी XYZ गुप्ता कुछ होता है, और मैरिज होने के बाद हो सकता है गुप्ता नेम चेंज हो गया हो सकता है कि आगे देवी लगता था या पीछे देवी लगता था वो चेंज हो गया हो, आगे कुमारी लगता था वो चेंज हो गया हो, कुमारी अब मिसेज में कन्वर्ट हो गया होगा, देवी अब हट गया होगा, कोई अदर सरनेम में भी जुड़ गया होगा। तो इस तरीके से गर्ल्स के साथ में ये वाला प्रॉब्लम बहुत होता है कि सर अगर अब हमारा नेम चेंज हो गया है, मार्कशीट में तो ओल्ड नेम है, तो हम क्या करें? तो बेटा आपके पास फैसिलिटी रहती है, ठीक है, आप दोनों नेम यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप ओल्डर नेम चूज करके मैरिड में टिक करो तो चलेगा, ठीक है। जो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, पहले समझ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। यू कैन अपलोड दी फोटो ID with old name along with an affidavit, otherwise your application will either be considered
एज प्रोविजनल और रिजेक्टेड. Also you should carry affidavit along with the photo ID in the examination hall. क्या लिखा है? You can upload the photo ID with old name along with an affidavit. ऐसे केस में अगर आप न्यू नेम फिल कर देते हो, आपकी मार्कशीट में ओल्ड नेम दिया है, आपने न्यू नेम फिल कर दिया, अब वो मैच नहीं कर रहा, उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है. लेकिन वो डायरेक्ट रिजेक्ट ना होके आपका प्रोविजनल कर दिया जाता है उसका स्टेटस. और प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि कंडीशनल एक्सेप्टेड. कंडीशनल एक्सेप्टेड का मतलब ये हो गया कि जब आपसे उसका प्रूफ मांगा जाएगा तो आप एक एफिडेविट प्रोवाइड करोगे और उस एफिडेविट में आपको प्रूफ देना होगा कि आपकी पुरानी मार्कशीट में ये नेम है और न्यू मार्कशीट में अब आपका ये है, या न्यू डॉक्यूमेंट में अब आपका ये है. तो आप ओल्ड या न्यू दोनों नेम यूज कर सकते हो. मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बेवजह का रिस्क मत लीजिए, आप ओल्ड नेम ही सबमिट करिए. अब इशू क्या होगा, जब सर हम ओल्ड नेम सबमिट करेंगे तो वहां पर सर हमारे मार्कशीट से तो मैच करेगा लेकिन आईडी कार्ड से मैच नहीं करेगा. कोई ना कोई एक आईडी कार्ड तो आपका ऐसा होगा जो शादी से पहले का हो, जिसमें सेम टू सेम मैच कर रहा हो. कोई गवर्नमेंट आईडी कार्ड लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर आपका राशन कार्ड, कोई एक ऐसा हो, डीएल या फिर आपका पासपोर्ट, कोई एक आईडी कार्ड ऐसा हो जिसमें सेम नेम मैच करे, आप उसको यूज करिए, ज्यादा बेटर रहेगा. एफिडेविट वाला झंझट ना ही करो तो अच्छा रहेगा. और अगर आपके मार्कशीट में न्यू नेम मेंशन है तो फिर वही न्यू यूज करिए. अब बहुत सारे बच्चों को एक ये डाउट होता है कि सर मेरे आधार कार्ड में और मेरे मार्कशीट में दोनों में नेम डिफरेंट है, अब मैं क्या करूं? तो बेटा अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम है. अगर आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो भी गया होगा तो भी आपके पास पूरा का पूरा 1 मंथ का टाइम है. 1 मंथ में आप लोग अपना आधार कार्ड में नेम चेंज करा सकते हो, जिसको चेंज कराने में मैक्सिमम 15 डेज का टाइम लगता है. आपके पास कोई आधार केंद्र हो वहां पर जाइए. सिर्फ नेम चेंज कराना है तो आप खुद से कर सकते हैं. आप आधार की वेबसाइट ओपन करिए और वहां पर आप उसको चेंज कर सकते हैं. उसके लिए बस एक चीज होना चाहिए कि आपका मेल आईडी या आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड होना चाहिए आधार में, ताकि जब ओटीपी वेरिफिकेशन हो तो आप वेरिफिकेशन कर पाए. अगर आपका आधार या मेल आईडी वेरीफाई नहीं है और उसमें गलत मेंशन है तो फिर आपको सेंटर पे ही जाके उसको करेक्ट कराना पड़ेगा. आपके सिटी में हो सकता है, आपके टाउन में हो सकता है, नहीं है तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा वहां पर पक्का होगा. तो किसी वीक डेज में जाकर, जब हॉलीडे ना हो, छुट्टियां ना हो, तब आप जाकर अपना आधार को अपडेट करा सकते हो. वहां पर आपका थंब लगेगा, उसके थ्रू वेरिफिकेशन होगा और देन इसके बाद आपका आधार चेंज होके न्यू आधार आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, जो आधार कार्ड होता है आप उसको जो प्लास्टिक कार्ड आता है उसके फॉर्म में भी ऑर्डर कर सकते हैं. आपको 50 रुपीज ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा. देन उसके बाद आपके पास वो प्लास्टिक कार्ड जो होता है वो पीवीसी वाला, वो वाला आपके पास आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, आधार कार्ड में अगर आपका और आपके फादर का नेम आपके मार्कशीट में आपके और आपके फादर के नेम से मैच नहीं कर रहा तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार चेंज करा लीजिए. लेकिन फादर के नेम से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप फॉर्म अभी फिल कर सकते हो, उसको चेंज करा लीजिए, लेकिन आप फॉर्म फिल कर दीजिए, आधार नंबर अभी दे दीजिए, आपका नेम मैच हो रहा है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं होगा. लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप चेंज करा लीजिए. तीसरा, आपके आधार कार्ड में, आपके पैन कार्ड में, इन दोनों में आपका नेम, आपके फादर का नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीजें सेम होनी चाहिए. बीच में स्पेस है तो वैसे स्पेस होना चाहिए, बीच में अगर गैप नहीं है तो गैप नहीं होना चाहिए. आपका डेट ऑफ बर्थ, ईयर, मंथ सब कुछ सेम होना चाहिए. उसी तरीके से आप अपना अपडेट करवा लीजिए. और मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि जो आपके मार्कशीट में नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, वही नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम वही आपके डॉक्यूमेंट में होना चाहिए. कम से कम एक डॉक्यूमेंट में ऐसा जरूर होना चाहिए और वो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड को चेंज कराना सबसे आसान प्रोसीजर है. तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी मार्कशीट देखिए, और अगर आपके मार्कशीट में 10th में अलग है, 12th में अलग है, बीटेक में अलग है, तो ये बेटा आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. आज भी
आपके एग्जाम के टाइम पर भी, आपके उस टाइम पर भी जब आप कहीं जॉब ज्वाइन करेंगे या आईआईटी ज्वाइन करेंगे या फिर किसी भी टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके 10th 12th बीटेक या हायर डिग्री एमटेक पीएचडी आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट में जैसा 10th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट में नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम है और मदर नेम है, वही सेम सब में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको चेंज करा के रखिए, और अगर है तो अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आपका 10th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट के बिहाफ पे आप अपने आधार कार्ड में अपडेट करा लीजिए, वो वैलिड होगा। लेकिन उसके बाद जब आप एडमिशन लेने जाएंगे या जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि ये सभी मार्कशीट मेरी ही है, किसी रीजन वश आपका नेम अलग अलग मेंशन है, बट ये बंदा मैं हूं, ये वेरिफिकेशन होगा, और अगर गलत पाया गया तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये एफिडेविट आपको सबमिट करना पड़ेगा। इन फ्यूचर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप 10th 12th बीटेक एमटेक पीएचडी जितनी भी डिग्री है सब में आधार कार्ड में, पैन कार्ड में कम से कम इतने में आपका सेम नेम, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम फादर नेम, सेम मदर नेम होगा, तो आपके लिए आसानी होगा। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक इन माई नेम एंड माई एप्लीकेशन हैज बीन मार्क्ड एज डिफेक्टिव, कैन आई मेक करेक्शन इन माई नेम स्पेलिंग। तो बेटा सबसे पहले ये तो एक मन में तब ये क्वेश्चन मार्क आता है जब हम फॉर्म सबमिट कर देते हैं और देखते हैं कि ये तो गलत हो गया, या फिर हमारे जो नेम की स्पेलिंग थी वो कुछ चेंज है हमारे आई कार्ड और हमारे मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में, तब ये क्वेश्चन आता है। मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट कर रहा हूं, आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा, 26 सितंबर तक वैलिड होगा। तो क्यों आप लोगों को ऐसा रिस्क लेना है? आपके जितने भी कमेंट है मैं पढ़ के सबके आंसर करूंगा, बस पेशेंस रखिएगा, थोड़ा वेट करिएगा, मुझे सेशन को अपने तरफ से जितने भी आपके डाउट है पहले वो क्लियर करने दीजिए, क्योंकि कॉमन डाउट होते हैं आप लोगों के। सुनिएगा, तो मैंने आपको क्या बोला कि अभी इतना टाइम है आपके पास कि आप चेंज करवा सकते हो तो आप चेंज करवाइए, मिस्टेक ना होने पाए। फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले, फाइनल सबमिशन से पहले, फीस पेमेंट से पहले आप एक बार सारी चीजें एक एक स्पेलिंग चेक करके ही फाइनल सबमिट करिएगा। फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैं पूरा का पूरा बताऊंगा, सारे स्टेप बताऊंगा, तब फॉर्म फिल करिएगा। आज फॉर्म ओपन हुआ आज ही फिल कर देंगे, आज ही सबमिट कर देंगे, ऐसा मत करिएगा, पेशेंस रखिएगा। और जब तक मैं एक एक चीज एक एक स्टेप न बता दूं तब तक आप सबमिट मत करिएगा। ठीक है, चलो, तो वैसे इसका आंसर गिवन है, immediately after completion of the application form you will not be able to make any changes to it, however you can make correction in the given time duration at a later stage by furnishing supporting documents। क्या बोल रहा है? सिंपल सा फंड है ये बेटा कि अगर आप फॉर्म सबमिट कर देते हो एक टेंशन बनी रहेगी तब तक जब तक कि करेक्शन नहीं आ जाते, और पहले से ही आईआईटी डिसाइड कर देता है कि ये लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट आपका लेट फीस के साथ है, इस वीक में आपकी विंडो ओपन होगी करेक्शन के लिए, इस वीक में विंडो ओपन होगी आपके सेंटर को चेंज के रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, वो सारी चीजें पहले से प्री डिसाइडेड होती हैं, और मैं यहां पर सेशन लेके इस चैनल में आप लोगों को प्रॉपर अपडेट भी देता रहता हूं। मेरे किसी ना किसी लाइव सेशन में आप जुड़े होंगे तो उस लाइव सेशन में मैं अपडेट देता रहता हूं। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ जाएंगे, एफिडेविट प्रोवाइड करना पड़ जाएगा, और बेवजह का एक प्रॉब्लम हो जाएगी और उतने दिन की एक टेंशन हो जाएगी जब तक आपका वो करेक्शन ना हो जाए। प्लीज टेंशन से बचिए, फॉर्म फिल करने के बाद किसी भी तरीके का कोई टेंशन ना हो, और फॉर्म भी हम लोग विद इन 10 डेज फिल कर देंगे, हम ये भी ट्राई करेंगे। लेकिन जिनको करेक्शन कराना है आई कार्ड में या किसी चीज में, वो लेट भी फॉर्म फिल करें तो चलेगा, लेकिन जिनका कोई भी करेक्शन नहीं कराना वो 10 डेज के अंदर हम लोग फॉर्म फिल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव मोर देन 12 to 15 ईयर ओल्डर आधार कार्ड एज माई फोटो आईडी, कैन आई यूज इट कंप्लीट दी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। क्या मतलब कि सर जब आधार कार्ड बनना स्टार्ट हुए थे तब की मेरी फोटो उसमें लगी हुई है, और सर अगर मैं उसको एज आ आईडी प्रूफ यूज करूं और वो फोटो तो मैच नहीं कर रही होगी, तो क्या सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा? तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं बेटा,
15 ईयर में आपका फेस बहुत चेंज हो जाता है। और जब फॉर्म आधार कार्ड बनना स्टार्ट हुए थे 10-15 साल तो हो ही गए, आप लोगों का अगर 10 से 15 साल पहले का बना हुआ है तो आप अपने आधार में अपनी फोटो को लेटेस्ट अपडेट करा लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सिर्फ ये अभी के लिए नहीं है, फॉर्म फिल करने के लिए, जब आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पर एक आपको आईडी कार्ड चाहिए होता है, जब आप जॉब ज्वाइन करोगे तब वहां पर एक आईडी कार्ड चाहिए होता है। और इस टाइम पे जितना ज्यादा पेपर लीक का इशू आ रहा है उस वजह से थोड़ा सा केयर एक्स्ट्रा कर दी गई है, और उस वजह से हो सकता है अगर किसी को डाउटफुल लगे तो आपको पेपर ना देने दिया जाए। इसलिए किसी भी तरीके का कोई इशू ना हो, मैं आपको अपनी तरफ से पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी आधार कार्ड की फोटो अपडेट करा लीजिए। किसी आधार सेंटर पे जाइए, वहां से आपको मैक्सिमम, अभी तक तो मैंने आपको अपडेट भी दिया था, लास्ट ईयर तो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो रहा था, लेकिन मे बी अब आपसे 50 या 100 रुपीज तक चार्ज कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 50 और 100 रुपीज मेरे हिसाब से आपको चेंज करा लेनी चाहिए। अच्छा, गेट वाले क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं दी फोटो आईडी इज सपोर्टेड टू हैव दी रिसेंट फोटो सो दैट द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट कैन बी मैच्ड अगेंस्ट द फोटो आईडी कार्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। इफ योर फेशियल फीचर्स आर डिफिकल्ट टू मैच विद योर फोटो आईडी then the candidate may be marked as doubtful identity during the examination. Hence the candidate must upload the photo ID which bears the recent photo. ये जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड ही अपलोड करें, किसी भी आपके गवर्नमेंट आईडी कार्ड में रिसेंट फोटो है आप उसको अपलोड करिए। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, आप आधार कार्ड में चेंज करा लीजिए, क्योंकि आज के इस एज में आने के बाद हो सकता है आगे आपका जब तक ज्वाइनिंग वगैरह होगा तब तक आपके फोटो में, फेस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, तो आपको फिर दोबारा कभी चेंज नहीं कराना पड़ेगा। एक बार आप करा लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर कोई लेटेस्ट आईडी कार्ड है जिसमें लेटेस्ट फोटो है आपकी, तो चेंज कराने की नीड नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करा रहा हूं कि करवा लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इफ पावर या इंटरनेट कनेक्शन फेल ड्यूरिंग एन ऑनलाइन पेमेंट देन व्हाट शुड डू। बहुत सारे बच्चों के साथ में ये होता है, जब वो पेमेंट करते हैं तो उनका पेमेंट या तो फेल हो जाता है या तो 2 बार पेमेंट हो जाता है। एक बार पेमेंट फेल हो जाता है तो वो डर जाते हैं कि कहीं फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, और फिर वो दोबारा पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन से बचने के लिए आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे, आप ट्राई करेंगे कि फॉर्म को हम नेक्स्ट 10 to 15 डेज के अंदर फॉर्म फिल कर दें। और उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती है, आपकी फोटो कार्ड या सिग्नेचर किसी भी तरीके से यदि कुछ भी मिस्टेकफुल होता है, डाउटफुल होता है, तो वो आपको दोबारा करेक्शन करने का ऑप्शन मिलता है और वहां से विंडो ओपन कर दी जाती है। एक और बात मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कुछ मिस्टेक कर दी, अगर आप उस पर्टिकुलर आईआईटी को एक मेल करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपका फॉर्म फिर से ओपन कर देते हैं आपको करेक्शन करने के लिए। ये भी रियलिटी है, और मैंने बहुत सारे बच्चों का फॉर्म ऐसे सही करवाया है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि लास्ट डेट का इंतजार करना ही नहीं है। और ये फॉर्म केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे 3rd ईयर फाइनल ईयर, एमटेक कर रहे 1st ईयर फाइनल ईयर, पीएचडी कर रहे 1st ईयर 2nd ईयर, कम से कम जो जॉब कर रहे हैं प्राइवेट में, जो ड्रॉपर्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को यह फॉर्म फिल करना चाहिए। पीएचडी का 3, 4, 5, 6 साल हो गया, उनको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन पीएचडी का 1st ईयर या 2nd ईयर तक है तो आप फॉर्म फिल करिए, क्योंकि अभी आप अपने स्टडी के कांटेक्ट में होते हो, टेक्निकल सब्जेक्ट के कांटेक्ट में होते हो। लेकिन जब आप 2 साल पीएचडी के बाद फिर फॉर्म भरने की बात करें तो आप उतना टच में नहीं रहते अपने टेक्निकल सब्जेक्ट के, आप टच में होते हो रिसर्च के, तब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। और 2 साल आगे बढ़ गए हो तो फिर पीएचडी करिए, आप किसी इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए और हमारे आने वाली जनरेशन के फ्यूचर को निहारिए, संवारिए। फिर आपको गेट में फिर कोई पीएसयू में जॉब लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट किया कि किन किन बच्चों को फॉर्म फिल करना है, उन बच्चों को फॉर्म डेफिनेटली फिल करना चाहिए। और अगर कभी भी पावर एकदम लैपटॉप बंद हो जाता है या कोई भी आपका इंटरनेट फेल हो जाता है तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है, आप उस फॉर्म को वैसे ही छोड़ दीजिए और एक दिन 24 घंटे से 48 घंटे तक वेट करिए।
वेट करने के बाद आपका फॉर्म फिर से आपको ओपन हो जाएगा, वैसे शो होने लगेगा। देन उसके बाद फॉर्म आगे फिल करिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप आगे वैसे फिल कर दीजिए, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फीस फिल करने में होती है, तो फीस फिल करने के टाइम पे अगर पेमेंट फेल हो जाए तो आपको तुरंत दोबारा पे नहीं करना, आपको 72 आवर्स तक वेट करना है। या तो अपडेट आ जाएगा कि आपका फीस सक्सेसफुल हो गया है, और अगर पे नहीं होता है तो फिर आप वेट करिएगा, और वेट करेंगे तो फिर आप उसको दोबारा से कम 3 दिन बाद फिर पे करिएगा। दूसरा ये, हो सके तो आप अपने ही बैंक अकाउंट से या अपने किसी जानने वाले के बैंक अकाउंट से ही आप पेमेंट करवाइएगा, क्योंकि अगर इस केस में पेमेंट फेल हो जाता है तो आपको कोई डिटेल नहीं सेंड करनी, वो उसी बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। अगर आपका पेमेंट 2 बार हो गया है तो आपका पेमेंट रिफंड आ जाएगा 1 बार, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 अलग अलग फॉर्म भरेंगे, 2 बार पेमेंट हुआ तो आपका फीस कुछ भी रिफंड नहीं आएगा, ठीक है। और आपने 2 बार पेमेंट कर दिया है, दोनों बार सक्सेसफुल हो गया है, उस केस में आपका रिफंड आएगा। और 1 बार पेमेंट हो गया, सक्सेसफुल हो गया है, तो आपका दोबारा पेमेंट ही नहीं होगा। पेमेंट उसी केस में होगा जब फेल हो गया होगा, वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होगा, तो दोबारा ना करके 3 डेज का वेट करिए, फिर सेकेंड टाइम करिएगा, ठीक है। चलो यहां पर इन्होंने क्या बोला है, when you can get back online, log in back to GATE 2024 website and check the status of the payment. If the payment was received by GATE, you can continue the process of printing the application form. If the payment was not received by the GATE, you may initiate a fresh payment. In case any fees amount that has been debited from your bank account but not received by acknowledged from the fees payment from GATE, then the money will be credited back to your account. However, this may take a week or more. इसका मतलब कम से कम 1 वीक का टाइम या उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप ट्राई करिएगा कि आपके पास कम से कम 3 डेज का टाइम हो, इस ड्यूरेशन में आपका ज्यादातर क्लियर हो जाता है, ठीक है। मनी हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट मोर देन वंस, हाउ डू आई गेट द मनी बैक। मैंने आपको अभी अभी बताया, अगर आपका 1 से ज्यादा बार पेमेंट हो गया है तो वो आपके स्टेटमेंट में होगा, और 1 से ज्यादा बार पेमेंट हो गया है तो गेट बड़ा ईमानदार है ना, वो आपको रिफंड कर देते हैं। क्या लिखा है, ऑल मल्टीपल पेमेंट्स रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ गेट फ्रॉम योर अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू वन एप्लीकेशन विल ऑटोमेटिकली बी रिटर्न टू द सेम बैंक अकाउंट, हाउएवर दिस मे टेक अ वीक और मोर। आपको सेम बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा, किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट, डू आई हैव टू अपलोड माई EWS सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। अब सबसे बड़ा डाउट बच्चों को क्या आता है कि सर ये बताइए, क्या जब हम फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो क्या सर हमें अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो बेटा सबको मैं एकदम क्लियर कर दूं, बेटा जिनकी फीस मैक्सिमम है उनको किसी भी तरीके का अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना। जैसे फीस अगर 1800 रुपीज है तो जनरल की 1800 है, EWS की 18 है, OBC की 18 है, इनको अपना कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है। अब रही बात SC, ST और PW और फीमेल कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट अगर आप अपने नेम के साथ जो कैटेगरी आप अपनी सेलेक्ट करेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, तो कैटेगरी आपकी कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जेंडर आपने फीमेल सेलेक्ट किया है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप SC, ST, PW कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं एज अ कैटेगरी, देन आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। सर मेरे पास सर्टिफिकेट पुराना है, क्या मैं उसको अपलोड कर सकता हूं। हां बेटा, आप अभी अपना पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास न्यू सर्टिफिकेट होगा तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन आप अभी पुराना अपलोड कर सकते हैं। जिस टाइम पे आपकी काउंसलिंग होगी, जिस टाइम पे आपकी ज्वाइनिंग होगी, जिस टाइम पे आप एडमिशन लेने के लिए IISc बंगलौर में जाओगे, उस टाइम पे आपको अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। तो आप अभी ओल्ड एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं इस प्रूफ के लिए कि आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका वो सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए।
मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में उस कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने स्टेट में एससी कैटेगरी में होते हैं लेकिन सेंट्रल में ओबीसी कैटेगरी में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने स्टेट में ईडब्ल्यूएस में आते हैं लेकिन हो सकता है सेंट्रल में उनको ईडब्ल्यूएस कंसीडर ना किया गया हो। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट का कैटेगरी या क्राइटेरिया हो सकता है। उस क्राइटेरिया के बिहाफ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर बेटा आप लोग एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को अपना ओल्ड या न्यू कोई एक कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन बना हो चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन बना हो। ठीक है, पीडब्ल्यू कैंडिडेट को अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। फीमेल स्टूडेंट्स को अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर एससी एसटी हैं, ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यू हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिएगा। लेकिन आप फीमेल कैंडिडेट अगर टिक कर रहे हो तो भी आपकी फीस आधी ही सबमिट होगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को किसी भी तरीके का कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी सबमिट नहीं करना। आप लोग अपना सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बनवाइए। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आप अपना क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हो या नॉन क्रीमी लेयर में। ईडब्ल्यूएस आप एग्जिस्ट करते हो कि नहीं करते। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस का एक बार सर्टिफिकेट पहले कभी बनवा चुके हैं तो आप ईडब्ल्यूएस बिल्कुल भरिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं और लेकिन आपने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आप पहले पता कर लीजिए कि सर्टिफिकेट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, और हो सके तो सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के बेसिस पे फॉर्म भरिए। और अगर आप एग्जिस्ट करते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ईडब्ल्यूएस से ही भरिए, और सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो आपको एज ए जनरल कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस चूज करते हैं और सर्टिफिकेट नहीं दे पाते तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं और नॉन क्रीमी लेयर में है तो ही आप नॉन क्रीमी लेयर का ओबीसी कैंडिडेट भरिए, नहीं तो आप ओपन कैटेगरी सिलेक्ट करिए या ओबीसी में क्रीमी लेयर सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि ये बाद में फिर आप लोग नॉन क्रीमी लेयर का नहीं अगर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर पाए तो भी आपको जनरल में तो कंसीडर किया जाएगा। लेकिन फिर आपको एक ये हमेशा के लिए यही फील होगा कि मैं ओबीसी से क्वालिफाई था, जनरल से क्वालिफाई नहीं हो पाया। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ऐसा हो सकता है। तो आप पहले मेक श्योर कि आप क्रीमी लेयर में हैं कि नॉन क्रीमी लेयर में, आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं या नहीं। और मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपका 10% चांस भी है कि आपका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बन जाएगा तो आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बेसिस पे ही फॉर्म फिल करिए। बन जाएगा तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं बन पाएगा तो आपको जनरल का बेनिफिट, मतलब जनरल से ही आपकी काउंसलिंग होगी। और एक चीज मैं बता दूं, ओबीसी में ज्यादा कंपटीशन है एज कंपेयर टू जनरल, लेकिन फिर भी ओबीसी से भरने में बेनिफिट होता है क्योंकि जनरल कैटेगरी जनरल में नहीं ओपन कैटेगरी की तरीके से कंसीडर होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ओपन कैटेगरी में कभी भी जॉब या किसी आईआईटी में जब सीट फिल होती है तो पहले ओपन कैटेगरी से ही स्टार्ट होता है और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू कैंडिडेट को भी उनके रैंक के बिहाफ पे ओपन कैटेगरी में चांस मिल जाता है। तो इसलिए आपका बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, चलो फिर सेकंड पॉइंट क्या है? व्हाट विल हैपन इफ आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन या काउंसलिंग। अगर आप नहीं प्रोवाइड कर पाते तो आपका जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो कट ऑफ के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी और आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ओपन कैटेगरी के बेसिस पे सीट अलॉटमेंट होगी या आपको जॉब मिलेगी। तो उस बेसिस पे फिर आप वहां पर एज अ जनरल कैंडिडेट कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या है? इफ देयर आर रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स एंड फीस फॉर द ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि आपका फीस में कोई कंसेशन नहीं है, लेकिन हाँ काउंसलिंग के टाइम पे आपको बेनिफिट मिलता है। आपका जो कट ऑफ होता है वो सिमिलर होता है ओबीसी के कट ऑफ के, और जब आपकी जनरल कैटेगरी की काउंसलिंग हो रही होती है तो 10% का एक आपको रिजर्वेशन मिलता है ईडब्ल्यूएस के लिए। आपकी काउंसलिंग उस कैटेगरी में होती है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है, और ओबीसी से ज्यादा बेनिफिट इस बार मिला था। अब इस बार का मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी ओपन कैटेगरी के कंपैरिजन आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, फिर मैंने आपको बोला कि जब आप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी वेरीफाई करना होगा, इसलिए वही मोबाइल नंबर और मेल आईडी फिल करिएगा जिसमें आपको मैसेज मिल सके
आपकी मेल आ सके। मेल आपकी स्पैम में, ट्रैश फोल्डर में भी जा सकती है, इसलिए ऑल मेल में जाकर आप चेक करिएगा। मोबाइल में जब मैसेज आता है तो मोबाइल में कई बार मैसेज ऐसा हो जाता है कि आपको ओटीपी आर्चीव्ड मैसेज में चला जाता है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों वेरीफाई करना पड़ेगा। और आपका जो मैसेज आता है, तो मैंने बताया आपको मैसेज में एक ऑप्शन होता है आर्चीव्ड का, वहां पर आपका मैसेज चला जाता है, तो वहां से आप मैसेज चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं देन एप्लीकेशन स्टेटस, तो यहां पर आएगा योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड पेमेंट रिसीव सक्सेसफुली। फिर आप वेट करेंगे कुछ दिन का, आपकी स्क्रूटनी होगी, कुछ दिन बाद यहां पर स्टेटस चेंज हो जाएगा और यहां लिख जाएगा अंडर स्क्रूटनी, योर एप्लीकेशन फॉर्म अंडर स्क्रूटनी। फिर इसके बाद कुछ दिन बाद स्टेटस चेंज होगा, अगर कोई डिफेक्ट होगा तो वो लिख के आ जाएगा, और अगर आपका फॉर्म प्रॉपर होगा तो लिख के आ जाएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म इज इन ऑर्डर एंड ओके। देन इसके बाद फिर आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। किसी का कोई भी डाउट है वो डाउट मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, देन इसके बाद फाइनली इस सेशन को फिनिश करूंगा। आपके मन में कोई भी डाउट है एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड, आपके नेम से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फोटो से रिलेटेड, साइन से रिलेटेड, मैं वो भी बता दूं आपको। जब भी बेटा फोटो आप अपलोड करिए, अब तो बहुत सारे बच्चों के पास बहुत अच्छी क्वालिटी का फोन है, तो फोन से आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखिए। प्रॉपर फॉर्मेट क्या होगा, जिस दिन मैं फॉर्म फिल करूंगा, फॉर्म फिल करना बताऊंगा, उस दिन मैं आप लोगों को फोटो को कैसे उस एक्सपेक्ट साइज में लाना है वो भी पूरा बताऊंगा। जब भी आप पिक क्लिक करिएगा, आपके कैप नहीं होनी चाहिए, गॉगल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जिस तरीके से आप पिक क्लिक करिए तो आपका पासपोर्ट साइज पिक हो तो वो आपका स्टमक के ऊपर से ही होना चाहिए, जिसमें आपका 70% फेस और 30% फेस से नीचे का पार्ट हो, कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए। कंधे आपके दोनों यहां तक हो, उससे बहुत ज्यादा नहीं, तो आपकी जो पिक हो वो एकदम क्लियर हो, ब्लर नहीं होनी चाहिए, और आपकी रिसेंट फोटो हो विद इन 6 मंथ के अंदर की, ठीक है। और पिक्सल साइज एकदम क्लियर होने चाहिए, और किस रेशियो में होगी वो रेशियो में आप लोगों को जिस दिन फॉर्म फिल करना बताऊंगा उस दिन आपको बता दूंगा किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट में जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं, या आप किस तरीके से किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से चेंज कर सकते हैं, या आप पेन की हेल्प से चेंज कर सकते हैं, वो मैं बता दूंगा। जब भी आप साइन करिएगा तो A4 साइज का एकदम व्हाइट पेपर लीजिएगा, उसमें ब्लू या ब्लैक पेन से साइन करिएगा, ब्लू पेन लीजिएगा ज्यादा बेटर होगा। रनिंग हैंड साइन होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। पहला लेटर कैपिटल आप बना सकते हो लेकिन रनिंग हैंड होना चाहिए, ठीक है। साइन कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं किए जाते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइन नहीं होने चाहिए कि आप बाद में भूल गए, आपको याद ही नहीं कैसा साइन किया था, या वैसा साइन नहीं बना पा रहे हो, ऐसा टफ साइन ना हो, ठीक है। और आपको उसके किनारे बॉक्स वगैरह बनाने की नीड नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक प्रॉपर बॉक्स बनाइए, उस बॉक्स के अंदर साइन करिए, उसकी पिक क्लिक करिए, फिर जब उसको क्रॉप करिए तो बॉक्स फिर आप हटा दीजिए। लेकिन अगर बॉक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉक्स ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि वहां बॉक्स अपने आप इंक्लूडेड होता है, ठीक है। और इस तरीके से जो आप पिक अपलोड करें वो एकदम क्लियर हो, साइन अपलोड करें व्हाइट हो, व्हाइट पेपर में ही साइन करके अपलोड करिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। मैं अब 1 बाय 1 आपके डाउट देख लेता हूं, कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए। फॉर्म कैसे फिल करना है, पेपर एक के लिए अप्लाई करना है कि दोनों के लिए करना है, दूसरा कौन सा पेपर चूज करना है या नहीं करना है, वो सारा मैं सेशन लूंगा 1 वीक के अंदर, सारे सेशन लेके आपको बता दूंगा। देन उसके 1 वीक के अंदर आप लोग पूरा अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलो नमस्कार बच्चों, हेलो गाइज। सर आज एमटी का क्लास बेटा 30 को होगा, कोई बात नहीं, साइट में प्रॉब्लम है। सर मेरा नाम NEM चंद्र, नेम चंद्र है, मैं क्या भरूं? बेटा आप अपना मेन नेम मतलब फर्स्ट नेम रखिएगा NEM, और मिडिल नेम में चंद्र रखिएगा, क्योंकि चंद्र सरनेम नहीं है, तो और आपका सरनेम कुछ नहीं है यहां पर, तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सर कॉलेज के डिग्री में नेम डिफरेंट है और आधार नेम डिफरेंट है, तो आधार वाले इस नेम से फॉर्म फिल करूं? नहीं, आधार वाले नेम से फॉर्म नहीं फिल करना, आपको अपने कॉलेज के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के नेम के बिहाफ पे फिल करना है, और आधार कार्ड में अपना नेम चेंज करवा लीजिए,
या फिर वो वाला आईडी कार्ड यूज करिए जिसमें आपके सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपका नेम हो। आपके 10th के सर्टिफिकेट में जो नेम है वही नेम आपके गेट के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। नेमचंद बार बार क्यों कमेंट कर रहे हो, मैं बताऊंगा ना बेटा, क्यों परेशान हो जाते हो। सर मेरा 12th बोर्ड और बीटेक सेमेस्टर रिजल्ट में नेम अलग अलग है, क्या करूं। बेटा ये पहली गलती तो, क्यों अलग अलग है, क्यों अलग अलग है। और 12th नहीं 10th में बताओ, क्या 10th और बीटेक में सेम है। जो आपके 10th के बोर्ड के सर्टिफिकेट में नेम होगा वही आपके सब में नेम होना चाहिए। तो 10th के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करवा लीजिए, अपने बोर्ड में एप्लीकेशन दीजिए, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी वहां पर एप्लीकेशन दीजिए और 10th के सर्टिफिकेट के नेम के बिहाफ पे अपना नेम चेंज कराइए और वही नेम आपके आधार कार्ड और बाकी आईडी कार्ड में होना चाहिए, ठीक है। तो चेंज करा लो रोहित इसे। सर मेरा 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नवंबर लास्ट आएगा, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं। हाँ बेटा 4th सेम का रिजल्ट नवंबर लास्ट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन इतना लेट क्यों आ रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा। अब तो सब मैनेज हो गया कॉलेज में, कोविड की वजह से डिले हुआ था बट अब सब मैनेज हो गया है, लेकिन आप तब भी फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, मैं जब फॉर्म फिल करूंगा तब फॉर्म फिल करना बताऊंगा, तब आपको एक फॉर्मेट बता दूंगा। उस फॉर्मेट में आपको अपने कॉलेज के एचओडी या डीन या डायरेक्टर से सिग्नेचर करा के अपलोड करना होगा बस, ठीक है। चलो कोई बात नहीं अनीस, कंटिन्यू करो। सर आई एम जनरल, सर इफ आई हैव EWS नाउ आई डोंट नीड टू अपलोड EWS। हाँ बेटा अभी आपको कोई भी EWS सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना। जब आपकी काउंसलिंग होगी, जब आपका इंटरव्यू होगा, वहां पर आपको सर्टिफिकेट देना होगा जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, तो तभी एक बार आप बनवा लीजिएगा। लेकिन अगर अभी तक एक भी बार नहीं बनवाया तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले बनवा लो, देन बेटर रहेगा। बट अभी अपलोड नहीं करना होता है सर्टिफिकेट, ठीक है। अमन सर गेट देने का फायदा ही नहीं लग रहा क्योंकि PSU ने अपनी सीट कम कर दी है। अब आप IOCL ही देख लो, 35 से 40 सीट रह गई हैं जनरल कैटेगरी के लिए। IOCL के अलावा कोई PSU नहीं बचा जिसकी वैकेंसी ज़्यादा हो। अमन वर्मा बेटा कितने सालों से देख रहे हो आप ये गेट में वैकेंसी कितनी आती है, कितने सालों से देख रहे हो आप बताओ मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बस ना, इससे पहले का तो नहीं पता आपको। मैं कब से फॉर्म फिल कर रहा हूँ, 2010 से। मैंने 2007 में बीटेक में एडमिशन लिया था। आपको पता है जितनी इस साल IOCL में टोटल वैकेंसी हैं, हमारे टाइम पे मेरे 4 साल के बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के सम से अभी भी ज्यादा है। अब समझ में आई बात। आपको लगता है ये कम हो गई है, आपको ये लगता है आपको कम हो गई है। ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, क्या सबको ऑफिसर बना दिया जाएगा। और अगर कम हो गई है, आप अपनी काबिलियत दिखाओ ना यार। ऑफिसर लेवल की पोस्ट मिल रही है, आपको कौन सा ग्रेड मिल रहा है। हर बच्चा ये बोले कि सर मैं IAS की तैयारी क्यों करूं, क्योंकि IAS में उतनी वैकेंसी तो है नहीं कि लाखों बंदा हर साल सेलेक्ट हो। तो क्या लगता है हर बच्चे को IAS बना दिया जाएगा। आप कितने निगेटिव हो रहे हो, यह बात समझने का ट्राई करो। आपको एक सीट चाहिए ना, सीट कम हो रही है। आप में अगर काबिलियत है ना तो आप उस एक सीट के हकदार हो, और अगर काबिलियत नहीं है 500 सीट भी आ जाएगी ना तो आप उस काबिल नहीं हो कि आप वहां पहुंच पाओ। तो अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए फाइट करो ना। आप चाहते हो कि मुझे कुछ ना आता हो केमिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन मुझे IOCL का ऑफिसर बना दिया जाए, कैसे पॉसिबल है भाई। अगर मैं कह रहा हूं चलो जनरल में 30 सीटें भी आई, आपको एक सीट चाहिए कि 30 सीट चाहिए। फाइट ज्यादा होगी, फाइट करने के काबिल बनो ना, लड़ाई लड़ो बेटा। आप बिना लड़ाई लड़े जीतना चाहते हो। आप चाहते हो कि सर क्रिकेट के वर्ल्ड कप के उस तरीके से हो जाए कि हर ग्रुप में 4-4 टीम हो और उसमें से 3 बंदा सेलेक्ट हो जाए अगले राउंड के लिए। और आप अगले राउंड के लिए नहीं, आप चाहते हो फाइनल राउंड में 3 बंदा सेलेक्ट हो जाए और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हर ग्रुप के 3-3 बंदे को दे दी जाए। यह पॉसिबल नहीं है ना। अगर यही चीज होती तो फिर सारे वर्ल्ड क्रिकेट खेलना बंद कर दिए, है ना, क्रिकेट ही खेलना बंद कर दे। अरे सर क्या ही खेलना है, विनर तो एक ही होता है ना, तो हम क्यों वर्ल्ड कप खेले, विनर तो एक होगा। सर इतनी सारी टीमें क्यों खोले। कैसी बात कर रहे हो भाई, कैसी बात कर रहे हो। गोल्ड मेडल एक बंदे को मिलेगा
तो फिर इतने सारे लोग किसी भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। अपनी थिंकिंग पावर को इनहेंस करिए, फाइट करने का मादा लाइए, फाइट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, और तब फिर इसके बाद बोलिए एक सीट है तो क्या हुआ, उसके लिए मैं एलिजिबल हूं और मैं उसमें सेलेक्ट होऊंगा। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया, आप नंबर ऑफ सीट जोड़ना छोड़ दोगे। ठीक है ना? चलो, जब तक आपके मन में निगेटिविटी रहेगी ना, तब तक कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत टफ है। और ठीक है, आप नहीं करोगे, आपका कॉलेज कितने का पैकेज दे रहा है, क्या करोगे फिर? सर मैं इंजीनियरिंग छोड़ दूंगा, तो छोड़ दो, जाओ फिर दूसरी जगह। कहां जाओगे? एसएससी में? केमिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ 14,000 बच्चे पेपर देते हैं, एसएससी में लाखों बच्चा पेपर देता है। कहां जाओगे? आईएएस में, आईएफएस में, वहां पर लाखों बच्चा पेपर दे रहा है। कहां जाओगे? किस में जाओगे? तो फिर एक काम करो, छोड़ो गेट एट, बिजनेस देखो, बिजनेस करो और दूसरों को जॉब दो, वो और अच्छी बात है अगर उस काबिल हो। लेकिन वो काबिल बनने के लिए फिर पढ़ाई ही तो करनी पड़ेगी ना। फिर अगर कंपनी लगाना है तो बीटेक करना पड़ेगा ना, एमबीए करना पड़ेगा ना, तो पढ़ाई करोगे ना। अब आपकी चॉइस है गेट देना है कि नहीं देना। सर मेरा नेम डिफरेंट है कॉलेज रिजल्ट सीट और आधार कार्ड में। आधार कार्ड में अपना नेम चेंज करा के कॉलेज के मार्कशीट और सर्टिफिकेट के बिहाफ पे सेम टू सेम करवा लो बेटा, चेंज करवा लो। यस राइट अनीस, है ना? आपको एक सीट चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़ो, हौसला होगा, आप जरूर जीतोगे। इंडिया में अगर काबिलियत नहीं होती, रोहित शर्मा पहले ही हार मान लेते, तो आज हमारे पास T20 का वर्ल्ड कप होता क्या? नहीं ना। फाइट की ना, लास्ट तक फाइट की। आपको भी फाइट करनी पड़ेगी, आपको फाइट अभी से करनी पड़ेगी। पहले गेट निकालो, गेट निकालने के बाद फिर इंटरव्यू निकालो, इंटरव्यू के लिए आपको जीडी निकालना, जीटी निकालना, पीआई निकालना, फिर मेरिट लिस्ट निकालना है, तब आपका सिलेक्शन होगा। आपको लगता है आसान है फाइट? नहीं है आसान। मुझे पता है सर, सही कह रहे हैं, हमने एक ही सीट चाहिए, पर जब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं होती तो फिर बुरा लगता है। अमन बेटा एक्सपेक्टेशन अपने से रखो ना। आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो वो 500 वैकेंसी दे, आप अपने से एक्सपेक्ट नहीं करते हो मैं उस लेवल की मेहनत करूं। आप करो ना, लेवल लेकर आओ AIR 1, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा। लेकर आओ AIR 1 से 10, अंडर 10 रैंक आनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन बनाओ ना अपने आप से। आप एक्सपेक्टेशन सामने वाले से कर रहे हो, आप खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हो, तो ये गलत है ना। चलो बाकी आपकी चॉइस है, अब मैं उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा बेटा। सर कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट बोथ आर इक्वल? हाँ बेटा, कास्ट नहीं, कास्ट मतलब CAST है ना, कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी वही है। ठीक है रोहित, मैंने बता दिया आपको बेटा, बार बार कमेंट क्यों करना है। BPCL ने गेट लेना छोड़ दिया, अच्छा चांस है आपको नॉन गेट का एक एग्जाम देने को मिलेगा। बेटा गेट की तैयारी करने से नॉन गेट की प्रिपरेशन होती है। आप डायरेक्ट नॉन गेट की प्रिपरेशन करके उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, यकीन मानो। जितने साल आपको ये गेट का फील्ड का नॉलेज नहीं होगा, उससे डबल टाइम से ज्यादा टाइम से मैं इस गेट फील्ड को पढ़ा रहा हूं। तो मेरा एक्सपीरियंस और आपके एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का अंतर होगा। आप सोचो, जब आप बिल्कुल छोटे होगे, आप गेट का G, बीटेक का B नहीं जानते होगे, शायद तब से मैं गेट वालों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तब से मैं खुद गेट एग्जाम दे रहा हूं। जिस टाइम पे आप क्लास 4th 5th में पढ़ते होगे, जिस टाइम पे आपका एम नहीं डिसाइड होगा, उस टाइम पे मैं गेट पहली बार अटेम्प्ट करके क्वालिफाई कर चुका था। तो आप सोचो, अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो आपको गलत तो गाइड नहीं करूंगा ना यार, फेथ रखो ना मेरे ऊपर। चलो ठीक है सर, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरे 3rd ईयर में ईयर ड्रॉप हो गया था एंड अब मैं थर्ड ईयर दे रहा हूं, क्या मैं गेट दे सकता हूं? हाँ दे सकते हो, तब भी आप गेट दे सकते हो। बस 7 ईयर में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाना चाहिए। हो सकता है कोई भी इशू हो सकता है, मेडिकल इशू हो सकता है या कोई और रीजन हो सकता है, आप तब भी गेट के लिए एलिजिबल हो। बट कुछ PSUs के लिए एलिजिबल नहीं होगे। वो कौन सा, वो सुमित सर बता देंगे। सर मिडिल नेम नहीं है, मतलब सिंह सरनेम है, तो महक सिंह आपका पहला नेम होगा महक और सरनेम होगा सिंह। आपको मिडिल नेम में कुछ भी नहीं फिल करना। सर IM जनरल मैंने आपको बता दिया बेटा,
वेंकट मैंने बता दिया, ठीक है। मैं ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप ओबीसी एनसीएल में भरिएगा, नॉन क्रीमी लेयर में। कास्ट सर्टिफिकेट रिसेंटली में बना लिए हैं सर, बहुत अच्छी बात है बेटा, बना लिए हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो अभी नीड नहीं थी, लेकिन बन गया तो अच्छी बात है, बट आपको फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा 1 अप्रैल 2025 के बाद, ठीक है। डिटेल थोड़ा बता दीजिए, मैंने बता तो दिया, कोई डाउट है तो आप पूछ लो मेरे से। सर क्लास 12th टीसी या आधार कार्ड के बेसिस पे, बेटा 12th नहीं 10th से मैच किया करो, 10th ऑलवेज वैलिड है। 10th का सर्टिफिकेट आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th का सर्टिफिकेट प्रूफ होता है। 10 के सर्टिफिकेट आपका नेशनल प्रूफ है कि आप इंडिया के रेजिडेंस हैं, रेजिडेंसी इंडियन है आपकी, उसका प्रूफ है। 10 का सर्टिफिकेट आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आपके आइडेंटिटी का भी प्रूफ है, ठीक है। अब उसमें एड्रेस नहीं होता, इसलिए वो एड्रेस प्रूफ की तरह यूज नहीं हो सकता, ठीक। तो 10 का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 के सर्टिफिकेट में आपका जो नेम, आपके फादर का नेम, मदर का नेम और आपके डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, वही आपके सारे सर्टिफिकेट में होना चाहिए, वही आपके आधार कार्ड और बाकी आईडी कार्ड में होना चाहिए। नहीं है तो चेंज कराने का ट्राई करिए, बट कम से कम एक आईडी कार्ड और आपका 10 का सर्टिफिकेट और बीटेक का सर्टिफिकेट में सेम होना चाहिए। गुड इवनिंग कृष्णा, मेरा ईडब्ल्यूएस अंडर प्रोसेस है, लाइक कल सबमिट करूंगा, सो अभी ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरूं? बेटा अभी मत भरो, अभी आप वेट कर लो 10 से 15 डेज, ठीक है, और उसके बाद फॉर्म फिल करना जब आपको मिल जाए और ये कंफर्म हो जाए कि ईडब्ल्यूएस का आपका बन जाएगा तो ईडब्ल्यूएस से ही भरना फिर। सर मेरी AIR 122 है, इस साल के गेट में IOCL का कॉल आया है पर पता नहीं निगेटिव क्यों होता जा रहा हूं। PSU से एक्सपेक्टेशन 122 है, आप मेरे से पक्का पढ़े होगे, ठीक है। और मेरे स्टूडेंट होके अमन, अगर आप निगेटिव हो रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आप मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो। आप मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में होने के बाद निगेटिव हो ही नहीं सकते। और 122 है तो क्या आपको क्या लगता है आपके चांसेस नहीं है? आप जितने निगेटिव होगे ना उतने आपके चांसेस कम होते जाएंगे। आप जितना कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ इंटरव्यू को फेस करोगे, आपको कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा होगा। अभी आपके इंटरव्यू के लिए जितने भी दिन बाकी है उतने दिन अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए और इंटरव्यू से एक दिन पहले 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लीजिएगा, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइएगा और अच्छे से इंटरव्यू फेस करिएगा, ठीक है। लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहेगा, आप हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो वो यूज करिए। अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश हिंदी मिक्स यूज कर सकते हो, अगर हिंदी में कंफर्टेबल है आप हिंदी यूज करिए। अपनी कंफर्टेबिलिटी के बेसिस पे आप अपना इंटरव्यू फेस करिए, मैं यकीन से कहता हूं आपका सिलेक्शन होगा। 120 रैंक है आपका, 122 रैंक है आपका, सिलेक्शन होगा। बस कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दीजिए, ये निगेटिविटी अभी से मन से हटा दो। जितनी निगेटिविटी रखोगे उतना आप अपने सिलेक्शन से दूर हटते जा रहे हो, बस इतना यकीन मान के चलो। मैंने कभी निगेटिविटी रखी अपने मन में? मुझे जो डिसीजन लेना होता है मैं करता हूं, बस अपने ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस होता है मैं कर ले जाऊंगा। आप सोचो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म, हजारों करोड़ का प्लेटफॉर्म छोड़ के मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म गेट ट्रिनिटी स्टार्ट की थी, जिसकी फंडिंग नहीं थी मेरे पास, अपने जेब से पैसा इन्वेस्ट किया था। मुझे आज भी याद है, एक सफिशिएंट अमाउंट मैंने एक अकाउंट में डाल के उस अकाउंट का करंट अकाउंट ओपन किया था और उस करंट अकाउंट को अपने इस गेट ट्रिनिटी को रजिस्टर करके उससे लिंक किया था और देन इसके बाद अपना ऐप बनवाना स्टार्ट किया था। जिस दिन यूट्यूब स्टार्ट हुआ था उसके बाद ऐप को लॉन्च करने में मुझे 5 से 6 महीने का टाइम नहीं, 3 साढ़े 3 महीने का टाइम लग गया था, ठीक है। और फिर उसका पूरा टैक्सेशन प्रोसेस स्टार्ट करने में 7 से 8 महीने का टाइम लग गया। लेकिन मैं हर चीज के लिए फाइट किया, लड़ा और फिर स्टार्ट किया ना मैं निगेटिव हुआ नहीं। और उसके बाद आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, उसके बाद लगभग कई बार मेरा ये YouTube चैनल हैक करने का ट्राई किया गया, मेरा ऐप को बंद करने का ट्राई किया गया। मेरे ऐप जो भी मतलब मेरी टीम है, उस टीम को डायरेक्ट टीम से बंदे को लिया गया ताकि इनके अंदर की चीजों को पता करके उनको शट डाउन किया जा सके, बंद किया जा सके। लेकिन मैं फाइट कर रहा हूं। मैं आपके सामने आके कभी ये रोया कि लोग मुझे परेशान कर रहे हैं? मैं आपके सामने आके कभी निगेटिव हुआ कि नहीं बेटा अब मैं गेट ट्रिनिटी नहीं चलाऊंगा, लोग मुझे परेशान कर दिए? मैं कभी भी परेशान हुआ नहीं ना।
मुझे कॉन्फिडेंस है और एक के बाद ना दूसरा ऑप्शन भी ओपन करके रखे हूं। आपको नहीं बताया कि अगर ये ऑप्शन कभी फेल हो गया, सडन किसी ने हैक कर लिया, ये यूट्यूब चैनल बंद हो गया, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। अगले 24 घंटे के अंदर मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप लोगों तक पहुंच जाऊंगा और आपको सेशन प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास दूसरे ऐप का ऑप्शन है। अगर ये ऐप नहीं चला तो मैं दूसरे ऐप के थ्रू आपके क्लास अगले दिन से ही कंटिन्यू कर दूंगा। मैं ये बैकअप बना के रखता हूं। अगर आपका IOCL में नहीं हुआ, आपके पास बैकअप है कुछ, आप बना के रखो बेटा। आप अपने आप को रेडी रखो किसी भी सिचुएशन से फाइट करने के लिए। मैं आपको बोलता हूं, आप कभी निगेटिव नहीं होगे। आप जितने निगेटिव होगे उतना डाउन चले जाओगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा। चलो कोई बात नहीं। अब मैं अमन, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें प्लीज कोई भी निगेटिव कमेंट नहीं, है ना, सिर्फ पॉजिटिव रहो। गुड इवनिंग बेटा, आपका बात सुना नहीं था, जस्ट रजिस्टर कर दिया हूं वेबसाइट में, बाद में आपका सेशन नहीं, बात कोई बात नहीं, अभी फाइनल सबमिट नहीं किए तो वेट करना साईं, फिर उसके बाद सबमिट करना। सॉरी सर, शायद मैंने आपको हर्ट नहीं बेटा, देखो मैं हर्ट तब होऊंगा जब आपका 122 रैंक आने के बाद भी आप एक साल बाद बोलो सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं अब किसी लायक नहीं हूं, तब मैं हर्ट होऊंगा। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ मैं तब भी हर्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप 122 ला सकते हो ना, तो अगले साल आप 22 रैंक भी ला सकते हो, अगले साल आप टॉप 10 रैंक भी ला सकते हो। आप में वो काबिलियत है। मैं हर्ट तब होता हूं जब आप अपने आप से खुद से हार जाते हो। मैं तब तक हर्ट नहीं होता जब तक आप में फाइट करने की काबिलियत रहती है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि आपने मुझे हर्ट किया, कोई बात नहीं। आप परेशान थे, आपने अपनी बात रखी, मैंने आपको समझाया। अब स्टार्ट कर दो आगे। ठीक है सर, 10 के सर्टिफिकेट नहीं है सर, ओनली मार्कशीट है, प्लीज गाइड। बेटा मार्कशीट के बेसिस पे आप कंसीडर करो। मार्कशीट में जो नेम होगा वो फिर आपका 12th में भी सेम होना चाहिए। ठीक है, और अच्छा हाँ, 10 की जो आपकी मार्कशीट है ना, वो कई बोर्ड ऐसे होते हैं जो 10 की मार्कशीट सर्टिफिकेट एक साथ देते हैं, उसमें आपका जो नेम होगा वही आपका वैलिड है हर जगह। ठीक है सर, आप ऑनलाइन लेक्चर ऐसे ही लेते रहना, आपको देखकर मोटिवेशन मिलता है। जील, मैं कॉन्टिन्यूसली बेटा गेट एग्जाम तक आपके साथ ऐसे ही प्रेजेंट रहूंगा। मैथ फिनिश होने के बाद आप लोगों का मैं सारे सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। रिवीजन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के लिए PYQ और ल्यूकवार्म सीरीज स्टार्ट करूंगा। देन उसके बाद आप लोगों के लिए गेट एक्सपेक्टेड सीरीज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली आपके लिए मोटिवेशनल सेशन लेकर आऊंगा। और जितने भी आपको कहीं पर भी नीड है गेट के फॉर्म फिल करने के लिए, सेकंड पेपर चूज करने के लिए, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के लिए, हर चीज के लिए मैं प्रॉपर अपडेट दूंगा, प्रॉपर गाइड करूंगा। डोंट वरी, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते मैं तब तक आपके सपोर्ट में हमेशा अवेलेबल हूं। ठीक है, चलो सर, माई EWS फॉर जनरल इज वैलिड ओनली फॉर 1 ईयर, नाउ आई हैव टेकन। सर आप EWS से फॉर्म फिल कर दो, बाकी टेंशन मत लो। एक बार आपका बना हुआ है, 1 ईयर के लिए वैलिड है। आप EWS से आप अपना फॉर्म फिल कर दो। 1 अप्रैल 2025 के बाद आप EWS को फिर से रीअप्लाई करना। अगर बन के मिल जाएगा तो आपको EWS में काउंट किया जाएगा, आपका बेनिफिट हो जाएगा। नहीं मिलेगा तो आपको आपका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होगा, आपका जनरल कैंडिडेचर में कंसीडर करके आपको काउंसलिंग और आपका जो भी इंटरव्यू होगा उसमें कंसीडर किया जाएगा। तो आप EWS से फॉर्म फिल करो और बाकी टेंशन लेना छोड़ दो वेंकट। ठीक है, EWS में फाइनेंशियल ईयर कौन सा वैलिड होगा, 23, 24 या 24, 25? कृष्णा, अभी आपके पास अगर कोई भी सर्टिफिकेट EWS का है तो आप EWS का फिल कर दीजिए। आपको फॉर्म में कहीं भी ये नहीं पूछ रहा है कि आपके कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, लेकिन जब आप नेक्स्ट ईयर जब कोई काउंसलिंग कराएंगे या कोई भी आप फॉर्म फिल करेंगे या फिर कोई भी आप जैसे बहुत डिफरेंट IIT के फॉर्म फिल करने पड़ेंगे या कोई भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, वहां पर आपके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद का EWS OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर SC ST सर्टिफिकेट भी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का होगा तो और बेटर होगा। ठीक है बेटा, चलो। हेलो राणा साहब, यस सर, अब लग जाता हूं मैं अपने गोल में, फीलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुड लक, ऑल द बेस्ट बेटा, और यकीन मानो आपका सिलेक्शन होगा, इसी साल होगा, IOCL में ही होगा। इन केस नहीं हो पाया तो किसी ना किसी में जरूर होगा, लेकिन मुझे 99.99%
श्योरिटी है कि आपका IOCL में सिलेक्शन होगा। बस फेथ के साथ जाओ। और आपके लिए मैं चलो नेक्स्ट वीक में एक सेशन और लूंगा और वहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस की बात करता हूं, ठीक है। आपका इंटरव्यू कब है अमन, बस वो मुझे बता दो, उससे पहले मैं सेशन ले लूंगा, आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर मैंने कभी EWS सर्टिफिकेट नहीं निकाला बट मुझे मिल सकता है, क्या करूं? अगर मिल सकता है तो आप EWS से भरो और अभी फॉर्म मत फिल करना, आप फॉर्म लास्ट डेट के 1 वीक पहले फिल करना। अभी कल ही के दिन जाके आप कोई आपके पास जन सेवा केंद्र हो या जहां से भी EWS सर्टिफिकेट बनता हो, आप वहां से EWS सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए और इसके बाद आप वेट करिए EWS सर्टिफिकेट आने का। 15 से 20 डेज में मिल जाता है, अगर मिल जाए तब फॉर्म फिल कर दीजिएगा, और नहीं मिलता और अगर अप्लाई हो गया है तो भी EWS से फॉर्म फिल कर देना, मिल जाएगा तो बेटर, नहीं मिल जाएगा तो जनरल में तो कंसीडर किए ही जाओगे, ठीक है। ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल है, कभी भी किसी भी टाइम पे लगे कि आप निगेटिव हो रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा, आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा 8317047762, मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं या तो आपको कोई टाइम दे दूंगा, इस टाइम पे आप मुझे कॉल कर लो, या फिर मैं आपको उस टाइम में कॉल बैक कर लूंगा और बस आप सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रहिए। तो अभी का ये सेशन फिर यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।